जानकी दास का बेटा महेश शहर में नौकरी करता था। वो अपनी बहू सुमन के साथ गांव में रहते थे। महेश की शादी को 1 साल हुआ था। शादी के तुरंत बाद ही महेश को काम मिल गया तो उसे शहर जाना पड़ा। महेश अक्सर अपनी पत्नी से फोन पर बात कर लेता था। हेलो, हाँ आ रही है मुझे आवाज। और तुम ठीक ठाक पहुंच गए? मैंने तुम्हें मठरी बनाकर दी थी, वो रोजाना चाय के साथ खा लिया करना। और जैसे ही घर का प्रबंध होता है तो मुझे बता देना, मैं गाड़ी पकड़ कर आ जाऊंगी। सुमन, अभी यहाँ कमरे का किराया बहुत ज्यादा है, थोड़ा पैसा जोड़ लूं। अच्छा, पिताजी तुम्हारे आसपास ही हैं, जरा बात तो करवाना। वो मेरी चिंता में होंगे कि मैं पहुंचा हूँ या नहीं। अभी बाजार गए हैं। अच्छा, अब दोबारा छुट्टी कब होगी मुझे पहले ही बता देना, ताकि मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने की बढ़िया चीजों का इंतजाम कर सकूं। इस बार तो सिर्फ तुम 2 दिन के लिए आए थे, अब की बार 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर आना। सुमन फोन रख देती है। बहू, मैं तो घर पर ही था। तुमने महेश को झूठ क्यों बोला? और तुम ये तैयार होकर कहाँ जा रही हो? अपने काम से काम रखो, बाजार जा रही हूँ सब्जी लेने। शाम की रोटी का इंतजाम करना है या नहीं? फिर रात को बोलोगे कि कुछ खाने को नहीं बनाया। आ जाऊंगी थोड़ी देर में। रोजाना इसका यही काम है, जब देखो घर से बाहर रहती है, पता नहीं कहाँ जाती है। सच्चाई तो ये थी कि सुमन के रोशन नाम के एक लड़के के साथ नाजायज संबंध थे और वो उसी लड़के से मिलने के बहाने रोजाना घर से चली जाती थी। अरे, कितनी देर लगा दी तुमने आने में? हैं? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था जाने मन। क्या करूं मैं भी, वो बुढ़ा ससुर मुझे घर से निकलने नहीं देता। ऊपर से महेश भी बार बार फोन करता रहता है। उसने भी मेरी जिंदगी खराब की हुई है। पता नहीं कहां से इन गरीब भिखारियों के घर शादी हो गई है। जब देखो हर चीज को तरसती रहती हूँ। पता नहीं इन लोगों से कब पीछा छूटेगा। मुझे लगता था इन लोगों के पास कुछ होगा, इसीलिए मैंने मामी को इनसे शादी के लिए हाँ कह दी थी। पर ये लोग तो बिल्कुल भिखारी हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है। अरे तो कोई बात नहीं, तुम्हारी सारी कमी मैं पूरी कर दूंगा। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए शहर से क्या लाया हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। इतना सुंदर हार तो मैंने कभी भी नहीं देखा। अच्छा, तो पहन कर दिखाओ। अब तो रोजाना ही ऐसा होने लगा। सुमन अब बहुत ज्यादा खुल गई थी। वो अक्सर ही घर से बाहर रहती थी। महेश फोन करता तो भी वो फोन काट देती। एक दिन जानकी दास घर पर नहीं था। सुमन ने रोशन को पीछे से घर बुला लिया। आज तुम्हारा बुढ़ा ससुर घर पर नहीं है क्या? कहाँ भेज दिया उसे? कहीं ऊपर तो नहीं भेज दिया है? इतनी अच्छी किस्मत नहीं है मेरी। अपने भाई से मिलने गए हैं, बोल रहे थे शाम तक लौटेंगे, इसलिए मैंने सोचा कि आज तुम्हें ही घर पर बुला लेती हूँ। इससे अच्छा मौका और नहीं मिलेगा। चलो फिर बोतल खोलते हैं, मैं मुर्गा भी लाया हूँ। मैंने कब से मुर्गा नहीं खाया, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। तुम बैठो, मैं अभी ग्लास और प्लेट लेकर आती हूँ। रोशन और सुमन उस दिन खूब शराब पीते हैं। दोनों नशे की हालत में बिस्तर पर लेटे हुए थे। तभी जानकी दास आ जाता है और दोनों को उस हालत में पकड़ लेता है। ये सब क्या हो रहा है सुमन बहू? तुम महेश की पीठ पीछे ये सब कर्म कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम शादीशुदा औरत होकर एक पराये मर्द के साथ इस हालत में। इस लड़के को कहो अभी निकल जाए इस घर से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं नहीं चाहता इस 4 दीवारी के बाहर कोई बात जाए, नहीं तो मेरे बेटे की कितनी बदनामी होगी ये तुम नहीं जानती हो। बेचारा मेरा बच्चा शहर में खून पसीना बहाकर मेहनत करके 4 रोटी के लिए पैसे कमा रहा है, और तुम यहाँ उसकी पीठ पीछे। छी, मुझे तो शर्म आती है। रोशन वहाँ से चुपचाप चला जाता है। मुझे माफ कर दो बाबूजी, मैं अब ऐसा नहीं करूँगी। मैं वादा करती हूँ, मुझसे गलती हो गई। आप महेश को कुछ मत बताना, मैं उस लड़के से कभी नहीं मिलूंगी। सुमन जानकी दास से माफी मांगती है। अपने घर की बदनामी ना हो, इस डर से जानकी दास चुप हो जाता है। एक दिन महेश अचानक घर आता है। जानकी दास उस समय बाजार से कुछ सामान लेने गए हुए थे। सुमन महेश को देखकर रोने लगती है। क्या हुआ सुमन, तुमने मुझे अचानक फोन करके क्यों बुलाया? महेश, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। इतना कहकर सुमन महेश को कुछ बताने लगी, जिसे सुनकर महेश गुस्से से भर जाता है। तभी जानकी दास भी घर आ जाते हैं। अरे महेश बेटा, तू अचानक? अच्छा हुआ, देख आज मैं हरी हरी पालक लेकर आया हूँ। तुझे पालक का साग अच्छा लगता है ना? बहू, आज इसके लिए पालक का साग बनाना। और कितना झूठ बोलोगे पिताजी, मुझे सब सच पता चल गया है। सुमन ने मुझे सारी सच्चाई बता दी है। मैं कुछ समझा नहीं बेटा, कौन सी सच्चाई? सुमन ने मुझे कहा है कि आप उस पर गंदी नजर रखते हैं और आपने उसके साथ कुछ ऐसी हरकत की है जो बताने लायक भी नहीं है। अब मैं आपको इस घर में नहीं रहने दूंगा। यहाँ से चुपचाप चले जाओ, वरना मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे पिता हो। तुम ये क्या कह रहे हो महेश बेटा?
ये सब सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? तुम जानते भी हो सुमन बहू ने तुम्हारी पीठ पीछे। सुनो, अगर अभी इसी वक्त ये घर से नहीं गए तो मैं जहर खाकर मर जाऊंगी। मैंने कहा पिताजी आप यहाँ से चले जाओ, मुझे आपका चेहरा तक नहीं देखना। आप अपनी बहू पर बुरी नजर रखते हो और ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी बात तो सुनो महेश बेटा। महेश घर का दरवाजा बंद कर लेता है। जानकी दास रोते हुए उसे आवाज लगाता है, पर महेश उसकी एक नहीं सुनता। जानकी दास रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, पिताजी अब वापस नहीं आएंगे। और वैसे भी अब मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा, मैं तुम्हें अपने साथ शहर ले जाऊंगा। अरे नहीं नहीं, अभी तो वैसे भी पैसों की तंगी से परेशान हो, अभी तुम वापस चले जाना, फिर जब सब कुछ ठीक हो जाए तो मैं आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है, फिर मैं परसों वापस ही कर लेता हूँ। सुमन के रास्ते का एक कांटा उसके ससुर को वो घर से निकलवा चुकी थी। अब वो चाहती थी कि जल्दी से जल्दी महेश शहर लौट जाए ताकि वो बेफिक्र होकर रोशन से मिलती रहे। पर कहते हैं ना, गुनाह कभी न कभी सामने आ ही जाता है। महेश को एक दिन बाद वापस जाना था। सुमन नहाने के लिए गई हुई थी। अचानक उसके मोबाइल पर रोशन का फोन बजने लगता है। सुमन तुम्हारे मोबाइल पर किसी रोशन का फोन आ रहा है। सुमन, अरे सुमन, अरे 2-3 बार फोन आ गया है, कोई जरूरी फोन तो नहीं? अरे रोशन नाम का तो कोई नहीं है, एक बार उठाकर देखता हूँ, क्या पता सुमन के मायके से कोई हो। महेश फोन उठाकर अभी हेलो कहने ही वाला था कि पीछे से रमेश बोल पड़ता है। क्या बात है सुमन, मैं कितनी देर से तुम्हें फोन मिला रहा हूँ। जब से तुम्हारे बुढ़े ससुर ने मुझे देखा है तब से तुमने मुझसे मिलना ही बंद कर दिया। अरे उस बुढ़े को मार कर फेंक क्यों नहीं देती? और तुम कह रही थी कि तुमने अपने पति महेश को बुलाया है। अरे कुछ तो खबर देती, तुमसे मिले बिना मुझे चैन नहीं पड़ रहा है। मुझे तुमसे आज ही मिलना है, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम आज शाम को ही मुझसे मिलने आ रही हो बस। रोशन जैसे ही फोन रखता है, महेश थोड़ी देर के लिए सदमे में आ जाता है। उसने वो सब अपने कानों से सुन लिया था जिसके ऊपर वो कभी भी यकीन नहीं करना चाहता था। तुम आवाज लगा रहे थे, किसका फोन था? तुम्हारे आशिक रोशन का। क्यों, घबरा क्यों गई सुमन? मुझे सारी सच्चाई पता चल चुकी है। मैंने तुम्हारे कहने पर अपने पिता को घर से बाहर निकाल दिया। मैं तुम्हें अब इस घर में नहीं रहने दूंगा। निकल जाओ मेरे घर से और मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए। अरे मेरी बात तो सुनो महेश, एक बार मेरी बात तो सुनो। सुमन गुस्से में महेश के सिर पर बराबर में रखा डंडा मार देती है। तभी महेश के पिता जानकी दास आ जाते हैं। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बहू मेरे बेटे को जान से मारना चाहती थी, इसे ले जाइए और ऐसी सजा दीजिए कि आज के बाद ये किसी का भी घर बर्बाद न करे। मुझे छोड़ दो महेश, मुझे माफ कर दो। इसे ले जाइए इंस्पेक्टर साहब। पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत बुरा सलूक किया। सुमन को पुलिस पकड़कर ले जाती है। पुलिस रोशन की तलाश में बहुत दिनों से थी। रोशन को भी पकड़ लिया जाता है। वो एक नामी बदमाश था। उसके बाद महेश अपने पिता को लेकर शहर आ जाता है। उसे अफसोस था कि काश सुमन जैसी धोखेबाज लड़की से 1 साल पहले उसकी शादी ना हुई होती तो आज उसे ये दिन न देखने पड़ते। पर जब अपने पिता का हाथ वो अपने कंधे पर रखा देखता है तो उसे तसल्ली हो जाती है कि कहीं न कहीं आज उसके साथ गलत होने से बच गया था। श्यामपुर में औरतों के लिए सिर्फ एक ही दर्जी की दुकान थी। उसका मालिक राजू बहुत ही बदमाश किस्म का आदमी था। जब उसकी दुकान में कोई औरत या लड़की ग्राहक आती तो वो किसी न किसी बहाने से उन्हें गलत तरीके से छूने की कोशिश करता। अरे क्या भाभी जी, आप जो ये सूट लेकर आई हैं, ये तो थोड़ी पुरानी है ना, और आप कह रही हैं कि इसी नाप का सूट बना दो। ऐसे थोड़ी होता है। देखिए, इतने महीनों में आपकी कमर या आपका साइज कुछ तो बड़ा होगा। अगर मैं पुरानी नाप से ही ये वाली सूट बना दूंगा तो फिर फिटिंग सही नहीं होगी ना। अच्छा ठीक है, फिर ले लो ना। महिला के इतना कहने पर ही राजू की आंखों में चमक आ जाती। अपने गले में पड़े इंच टेप से वो नाप लेने लगता है। हाँ भाभी जी, जरा सा सामने आइए। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, जरा कमर की नाप ले लूं। उसके बाद तो वो लगभग आधे घंटे नाप लेने में ही लगा देता। और अगर कोई उससे कहता कि अरे राजू मास्टर जी, कितनी देर से नाप ले रहे हो, शाम तक नाप ही लोगे क्या? देखिए भाभी जी, मेरा नाम है राजू मास्टर। मैं अपने काम से कोई समझौता नहीं करता। हाँ, ठीक से नाप लूंगा तभी तो मस्त सूट बना पाऊंगा ना। अब उसकी इस बात पर कोई क्या ही उसे बोलता। बहरहाल औरत के जाने के बाद वो उस औरत के ख्याल में खो जाता। और क्या मस्त फिगर थी भाभी जी की। ओहो, इसके आगे तो सारी हीरोइनें फेल हैं यार। वाह ऊपर वाले, क्या किस्मत बनाई है तुमने मेरी। जरूर मैंने पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो आपने मुझे दर्जी बनाया। हे भगवान, बस एक ही प्रार्थना है
कि अगले जन्म मोहे दर्जी ही कीजो, ताकि मैं अलग अलग और खूबसूरत औरतों के नाप ले सकूं। राजू टेलर अपने काम की आड़ में औरतों के साथ छेड़छाड़ किया करता था। अब उसका प्रोफेशन ही ऐसा था कि लोगों को ज्यादा कुछ पता नहीं लगता। श्यामपुर में ही विनीता नाम की एक रिटायर्ड टीचर अपनी बेटी सिम्मी और बेटे विकास के साथ रहा करती थी। विकास की अभी कुछ दिनों पहले ही शर्मिला नाम की लड़की से शादी हुई थी। शर्मिला बहुत ही भोली लड़की थी। एक बार की बात है, सुबह का समय था। शर्मिला माथे पर घूंघट लिए अपनी सास के पास चाय लेकर गई। ये लीजिए माँ जी, आपकी चाय अदरक वाली। ये कहकर उसने चाय अपनी सास को दी। विनीता ने चाय ले ली तो शर्मिला वहाँ से जाने लगी। बहू, 1 मिनट रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझसे कोई बात हो गई क्या माँ जी? अब चाय तो ठीक है ना? अरे तो इतना डरती क्यों है? मैं तेरी सास हूँ, कोई राक्षस थोड़ी जो तुझे खा जाऊंगी। और जहाँ तक रही चाय की बात, तो वो तो मैंने अभी तक पी ही नहीं है। ये कहकर उसने चाय की प्याली उठाई और चाय पीने लगी। चाय पीते ही, वाह बहुत ही अच्छी चाय है, बिल्कुल तुम्हारी जैसी। अरे बहू, तुम खड़ी क्यों हो? तुम्हें कहा है ना मैंने बैठने के लिए, बैठो। जी माँ जी, कहिए आप मुझसे क्या बातें करना चाहती थी? तब शर्मिला की सास ने उससे कहा, शर्मिला बहू, तेरी शादी को लगभग 1.5 महीने हो गए। तू कब तक ये साड़ी और घूंघट में रहेगी? मैं समझी नहीं माँ जी। बहू, अब हमारी पीढ़ी की तो तुम हो नहीं कि घूंघट और साड़ी में ही हमेशा रहो। तुम आज की पीढ़ी हो, तुम सलवार सूट पहन सकती हो घर में, मैं कुछ नहीं बोलूंगी तुमको। पर माँ जी, मैं तो सलवार सूट लेकर आई ही नहीं, मुझे लगा कि शादी के बाद साड़ी में ही रहना होगा। भला ऐसा भी होता है क्या? उसके बाद विनीता ने अपनी बेटी सिम्मी को आवाज लगाई, सिम्मी, सिम्मी। सिम्मी उस समय कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी। माँ की पुकार सुनकर वो बाहर आई। हाँ मम्मी, क्या कह रही हो? कहीं जा रही हो क्या? क्या मम्मी, इस समय मैं कॉलेज जाती हूँ ना, पर आज तो संडे है ना। विनीता ने कैलेंडर की ओर देखते हुए कहा। तब सिम्मी कैलेंडर के पास गई और उसे पलटते हुए कहा, मम्मी, जनवरी खत्म हो गया है, ये फरवरी है, फरवरी, और आज शनिवार है। ओह, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। अच्छा ये तो बोलो कि तुम मुझे बुला क्यों रही थी? सिम्मी बेटा, वो तुम्हारे पास 3-4 सूट के कपड़े पड़े हैं ना, जो पिछले महीने खरीदे थे। हाँ माँ, है तो। सुनो ना, वो तुम भाभी को दे दो, वो उसे राजू टेलर के पास जाकर सिलवा लेगी। तुम्हारी भाभी के पास एक भी सूट नहीं है। अच्छा माँ, मैं दे देती हूँ। सिम्मी ने सूट के कपड़े अपनी भाभी को दे दिए। सिम्मी कॉलेज चली गई। बहू सुनो, ये लो सूट का कपड़ा, इसे सिलवा लो। यहाँ से थोड़ी दूर पर राजू टेलर्स है, तुम उसके पास चली जाओ। मैं अकेली जाऊँ? हाँ बहू, चली जाओ ना। तुम्हें तो पता है ना मेरे घुटनों में कितना दर्द रहता है। अगर तुम्हारे साथ गई तो फिर 1 सप्ताह तक चलना फिरना सब हराम हो जाएगा। शर्मिला सूट का कपड़ा लेकर राजू टेलर्स के पास गई। राजू ने उसे देखा तो, ये कौन देहाती हुस्न की परी आ रही है? घूंघट वूंघट निकाल के, पहले तो इसे नहीं देखा। राजू टेलर शर्मिला को घूर घूर कर देख रहा था। उसे इस तरह घूरता देखकर शर्मिला झेंप गई। तब राजू ने उससे पूछा, कहिए क्या सेवा करूं मैं आपकी भाभी जी? जी, ये सूट बनवाना है। हाँ हाँ, बना देंगे बना देंगे। वैसे कैसा बनवाना है, पटियाला या नॉर्मल? पटियाला। अरे पटियाला नहीं पता आपको? आजकल वो स्टाइल बहुत चलता है। मैं तो एक्सपर्ट हूँ पटियाला का। मेरे पास दूर दूर से लोग आते हैं पटियाला सूट सिलवाने। उसके बाद राजू टेलर ने शर्मिला को दुकान पर रखे कुछ सैंपल दिखाए। शर्मिला को वो पसंद आ गए। हाँ जी, सही है, ऐसा ही बना दो मेरा। अरे ऐसा क्यों? इससे अच्छा बना देंगे आपका, लेकिन पहले आपको देना होगा। देना होगा? क्या देना होगा? अरे नाप देना होगा, नाप। बिना नाप मैं कैसे बनाऊंगा आपके लिए पटियाला सूट? उसके बाद राजू शर्मिला का नाप लेने लगा। शर्मिला से बातों के क्रम में ही उसे पता लग गया था कि ये बहुत ही भोली टाइप की है, इसलिए उसने मन ही मन सोच लिया था कि आज तो इसका अच्छे से और बहुत देर नाप लूंगा, मजा आ जाएगा। नाप लेने के क्रम में राजू बार बार शर्मिला को छू रहा था, और वो छूना नॉर्मल छूना तो नहीं था। ये बात शर्मिला को भी समझ आने लगी थी। भाई साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? इस तरह से कौन नाप लेता है? चलिए हटिए, दूर हटिए। अरे क्या हो गया भाभी जी, क्यों गुस्सा हो रही हैं आप? गुस्सा नहीं हो तो क्या करूं? आप ये किस तरह से और कितनी देर से नाप ले रहे हैं? कभी कमर को छूते हैं, कभी इधर हाथ लगाते हैं, कभी उधर हाथ लगाते हैं। ये क्या बात हुई? अरे टेलर को नाप लेने के लिए इधर उधर तो हाथ लगाना ही होता है ना। अब मेरी आंखों में कोई मशीन तो सेट नहीं है कि एक बार किसी को देखें और परफेक्ट नाप ले ले। राजू अपनी बेहुदा दलीलों से अपनी कारगुजारी को ढकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शर्मिला भले ही भोली थी, लेकिन ना समझ तो बिल्कुल भी नहीं थी। देखो, मेरे सामने ज्यादा तेज बनने की कोशिश मत करो,
मुझे पता है तुम क्या कर रहे थे। मैं चुपचाप सुन रहा हूं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी इल्जाम लगाओ। अरे मैं कोई नया टेलर नहीं बनाऊं, सालों से यहाँ काम करता हूँ। हाँ, और न जाने कितनी औरतों के सूट सिले मैंने, किसी ने इस तरह से मुझ पर इल्जाम नहीं लगाया जैसे आप लगा रही हैं। अगर आपको मुझसे सूट नहीं सिलवाना तो आप जा सकती हैं, लेकिन इस तरह के बेहुदा इल्जाम तो मत लगाइए मुझ पर। मैं बीवी बच्चों वाला आदमी हूँ। शर्मिला वहाँ से चली तो गई, लेकिन उसने अपनी सास को सारी बातें बताई। ये तुम क्या कह रही हो बहू? हाँ माँ जी, वो बहुत ही बदमाश दर्जी है। उसने नाप लेने की आड़ में मेरे साथ बदतमीजी की। माँ जी, मुझे तो वो शक्ल से ही बदमाश लगता है। अच्छा सुनो, सिम्मी को आने दो, फिर चलते हैं तीनों मिलकर उस बदमाश दर्जी की दुकान पर। सिम्मी के आने के बाद तीनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। इस बार सिम्मी उस दर्जी की दुकान पर गई और सूट सिलवाने की बात कही। अपनी आदत से मजबूर राजू टेलर बेशर्मी के साथ सिम्मी की नाप लेने लगा, लेकिन इस बार उसकी सारी हरकत दूर छिपी उसकी भाभी ने रिकॉर्ड कर ली। फिर उन्होंने पुलिस को फोन कर वहाँ बुला लिया। थोड़ी देर में पुलिस वहाँ पहुँच गई। पुलिस को देखकर राजू टेलर के चेहरे का रंग उड़ गया। क्यों रे, तू ही है ना राजू टेलर? जी मैडम, मैं ही हूँ। कोई बात हो गई है क्या? उसके इस बात पर इंस्पेक्टर शशिकला ने उसे एक जोरदार तमाचा मारा और विनीता और शर्मिला द्वारा रिकॉर्ड किया वीडियो दिखाया। बेशर्म, यही करता है तू दुकान में अपनी? औरतों को क्या समझ रखा है तूने? चल तू थाने चल, इतने डंडे तुझे मारूंगी, इतने डंडे तुझे मारूंगी कि तेरी सारी बेशर्मी निकल जाएगी। इंस्पेक्टर शशिकला ने राजू टेलर को जेल भेज दिया। उस पर मुकदमा चला और उसे 5 साल की सजा हुई। विनीता की बहू शर्मिला भले ही भोली थी, लेकिन उसने गलत के खिलाफ आवाज उठाई। वो चुप नहीं रही। दोस्तों, आप सभी भी गलत के खिलाफ आवाज उठाइए, गलत से लड़िए, चुप नहीं बैठिए।